आपको बोला जाएगा सेम एडजेक्टिव को यूज करके दूसरा सेंटेंस बना के दीजिए, या फिर एक सेंटेंस में आपको एक ग्रामर स्ट्रक्चर दे देंगे जैसे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। इसीलिए आपको थीम पता करना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, आपके माइंड में वो सारी चीजें जो आपको पता है पोएट्री से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप इकट्ठा करने लगेंगे और पैराग्राफ को पढ़ते टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगेंगे। लव की पोम है या फ्रेंडशिप की पोम है या मोटिवेशनल पोम है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप खुद ढूंढोगे, फाइंड आउट करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा लेंगे तो इसमें पोम में ये बोल रहा था। सीबीएसई के एग्जामिनर्स हमें टाइम टू टाइम इंप्रेस करते आ रहे हैं विद द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द सैंपल क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई ने 23-24 का जो सैंपल पेपर निकाला है, स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ये बहुत अच्छे से हमें समझाता है कि सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे का एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहता है, उसको इतने लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चंस पुट करने आने चाहिए, इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना आना चाहिए और कैसे वो उसके आंसर लिखेगा। ये सब कुछ बहुत इजीली आप देख सकते हैं सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए रिलीज किया है। आज के वीडियो में मैं आपको वही सॉल्व कराने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे कि कैसे हमको अपने आप को तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर रीडिंग सेक्शन टू बी स्पेसिफिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरी स्टार्टिंग से आप लोगों से मतलब आई थिंक 5-6 ईयर से मैं ऐसा बोलती आ रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीड करना सीखो, अच्छे से समझो पैराग्राफ को, ज्यादा से ज्यादा रीड करो जिससे जल्दी से जल्दी पैराग्राफ को पढ़ा जा सके। तो आई थिंक अब ये जो ट्रिक है ये भी अब पुरानी हो गई है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे ना, जैसा ये सैंपल पेपर है अभी जो आज हम लोग करने वाले हैं, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि पैराग्राफ तो इजी है और बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा, लेकिन उससे जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। ब्यूटीफुली क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उनके आंसर भी आपको एबीसीडी में से नहीं देने हैं। कुछ ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन काफी हद तक आपको खुद एक्सप्लेन करके देना है। और बहुत ही ब्यूटीफुली सीबीएसई हर बार नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करता है और चाहता है कि आप अपनी वोकैबुलरी में उन्हें ऐड कर लें। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी बहुत नए नए वर्ड्स थे जो बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते थे कि पता नहीं क्या पूछा है क्या पूछा है। ऑल्दो मैं हमेशा से आपको बोलती आ रही हूँ कि सबका मीनिंग वही होता है जो आपको पता है ऑलरेडी या जो आप एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है और आपको नई नई वोकैबुलरी सिखा रहा है। विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊंगी सैंपल पेपर में कि कौन कौन से न्यू वर्ड्स क्वेश्चंस में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कराए हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इससे पहले कि मैं सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझाऊं, मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहती हूं। अब तक सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछता आया है सैंपल पेपर में या मेन क्वेश्चन पेपर में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं। मैंने 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है और आज के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद उसमें ही मैं और ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो 10 ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि सीबीएसई आपसे पूछना चाहता है बच्चों। ओके, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज पर द न्यू पैटर्न। तो पैटर्न में जो जो जैसे लास्ट ईयर का हो गया, इस बार का हो गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग एनालाइज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 10 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है बच्चों। ओके, 10 क्वेश्चंस की 10 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई है। मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई में आते हैं, आपके सैंपल पेपर में या मेन क्वेश्चन पेपर में या आपके हाफ ईयरली पेपर में आ सकते हैं, या कोई भी सैंपल पेपर आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 लिस्ट आपके सामने है, 10 पॉइंट्स आपके सामने हैं। एक बार इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि आज के जो सैंपल पेपर में हम लोग जो आज करने वाले हैं उसमें इससे कितने रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लॉजिकली डिडक्ट करने के क्वेश्चंस, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा बताइए, रीजन बताइए। इसको सीबीएसई बड़े अच्छे अच्छे वर्ड से यूज करता है। जैसे आपको बोलेगा इन्फर, मतलब कि एक तरीके से लॉजिकली रीजन बताओ, एक्सप्लेन करो। इस तरीके से जो आंसर होते हैं ना वो यहाँ सीबीएसई इन वर्ड्स के थ्रू आपको लिख के देता है।
तो एक हो गया आपका लॉजिकली डिडक्ट करने का क्वेश्चन, आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और फिर आपसे उनसे कंक्लूजन मांगा जाएगा, तो ये आपको खुद आंसर लिखने पड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे आई डोंट नो, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकली डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताना, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगी। एनालॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और जो एनालॉजी है वो आपके पैराग्राफ से ले ली जाती है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगी स्काई इज टू स्टार्स देन वाटर इज टू, आंसर मुझे दो जल्दी से। तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं और एनालॉजी बनाई जाती है। तो यहाँ आपकी एक्चुअली वर्ड वोकेबलरी चेक की जाती है ना, कि आपको वर्ड्स पता है कि नहीं पता है और थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड एनालॉजी होगी, कहीं से भी कहीं घुमा के नहीं होगी, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड वहां से पकड़ लेंगे या थीम वहां से पकड़ लेंगे और उससे रिलेटेड एनालॉजी आपको पूछी जाती है। देन कंपैरेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर हो गया या ग्रामर का कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, एक सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव दिखा देंगे, आपको बोला जाएगा सेम एडजेक्टिव को यूज करके दूसरा सेंटेंस बना के दीजिए, या फिर एक सेंटेंस में आपको एक ग्रामर स्ट्रक्चर दे देंगे, जैसे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, सुपरलेटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ एडजेक्टिव, आपको आते हैं ये सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव दे दिया जाएगा और चार एग्जांपल्स में से बोला जाएगा बताओ इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। ये सेम क्वेश्चन ऐसा वाला जो मैं अभी आपको दे रही हूँ सीबीएसई ने 22-23 के सैंपल पेपर में पूछा है, पैराग्राफ से ही सेम क्वेश्चन बनाया और उससे रिलेटेड चार ऑप्शंस और दे दिए। अब आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है कि यहाँ भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रामर का वो नीचे भी है या नहीं है, जिसमें भी है ABCD आंसर दे दो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्वेश्चन बनाया, इसीलिए मैं बार बार अब ये बोल रही हूँ कि पैराग्राफ तो फिर भी इजी होते हैं लेकिन उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही माइंड ब्लोइंग होते हैं। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द राइटर मीन, या फिर उसकी टोन क्या थी या उसका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन बोले तो पर्पस, टोन बोले तो हंस रहा था, रो रहा था, डिजेक्टेड था, डिसअपॉइंटेड था, सेटिस्फाइड था, क्या था उसका टोन, या फिर वो मीन क्या करता है, लिख जो रहा है पोइट उसमें वो क्या बताना चाहता है, पोइट हो या राइटर हो कुछ भी हो, पैराग्राफ की टोन क्या है, राइटर की टोन क्या है, तो वो आपको बताना रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट में करते होंगे है ना, आपको एक्सप्लेनेशन दे दी फिर उसकी रीजनिंग भी बतानी है, तो इस तरीके से आपको मीनिंग और फ्रेजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस इसके आते रहेंगे। मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ काफी सारे जो आपको हेल्प करेंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में। टोन ऑफ ईच पैराग्राफ इन सीक्वेंस, तो अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये टफ भी हो जाता है। मान लो आपके पैराग्राफ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ को एक थीम दे दी जाएगी और अब आपसे पूछा जाएगा इसका सीक्वेंस बना के दो। अब ये पढ़ने में ज्यादा टफ होगा, सॉल्व करने में टफ नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व तो आप कर लोगे ABCD ऑप्शंस होंगे, लेकिन उनको पढ़ना, पूरे को पढ़ना, उसमें से फिर इनकी सीक्वेंस निकालना, थोड़ा सीक्वेंस बनेगा इसमें है ना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा लेकिन टफ नहीं होगा। तो आप अगर ध्यान से पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके लिए इजी बन जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इन्फर वर्ड रीजन फॉर द फॉलोइंग, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। ये इन्फर वर्ड देख रहे हो, मतलब कि आपको एक वर्ड देना है या एक वर्ड का रीजन बताना है, तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना बेसिकली, या एक पॉइंट बताइए, डू यू अग्री विद द पोइट्स डिसीजन, यस, इन्फर योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इसमें डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड आते हैं, ये तो आपको पता ही है, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। थीम बनानी होती है पैराग्राफ की, ये भी आपको पता ही है। इवेंट्स होते हैं अगर किसी भी पैराग्राफ में, तो उन इवेंट्स को आपको लाइन बाय लाइन लिखना होता है ढूंढ के पूरे पैराग्राफ में, ये होता है क्रोनोलॉजी बनाना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है जो आता है। इसके अलावा सीबीएसई ने इस बार कुछ और वोकैबुलरी है जो आपको इंट्रोड्यूस कराई है इस क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसको भी समझेंगे। उन वर्ड्स का मीनिंग पहले ही सीख के जाएंगे ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो जाएं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा आपके लिए अपने पेपर के लिए तैयार होने का, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा टाइम लेता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना आपको टाइम मिलेगा और ज्यादा करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो 1 नंबर की बात है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो उसमें कर लो। तो कम से कम टाइम आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है, कम से कम 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो लिस्ट में आपको देने चाहती थी 10 क्वेश्चंस की। और अब हम बात करेंगे अपने पैराग्राफ की, जो आपका सीबीएसई के सैंपल पेपर में
आया है। ठीक है जी, तो ये आपका 23-24 का सैम्पल पेपर है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये वाला पैराग्राफ आज हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आप लोग मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद लास्ट में बताना कि इसका स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। इजी, मीडियम, टफ, ओके, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखना। तो इसीलिए मेरे साथ में इसको पूरा सॉल्व करो। मैं आपको ये पढ़ के दिखा रही हूँ, तरीका भी बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे होता है, लेकिन पहले आप लोग देख लो आज का वीडियो, उसके बाद में आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ को एक बार में कैसे पढ़ना है, दूसरी बार में स्कैन कैसे करना है, तीसरी बार में क्वेश्चन के आंसर्स कैसे ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलो आज मैं कैसे कर रही हूँ आप मुझे देखो और फिर अगली बार से आप लोग खुद करना। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग की 4 लाइनों में मुझे कोशिश करनी है कि मुझे थीम या टॉपिक समझ आ जाए, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़िए, और अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया है 4 लाइनों के अंदर अंदर तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस टॉपिक का मतलब ये नहीं है, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब इस टॉपिक का मतलब ये नहीं है बच्चों कि मुझे हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। नो, मुझे ये नहीं करना है। मैंने आपसे क्या बोला, मेरा मेन पर्पस क्या है, मुझे थीम पकड़नी है इस पैराग्राफ की। क्या ये पैराग्राफ लिटरेचर के बारे में है, क्या ये पैराग्राफ पोएट्री के बारे में है, क्या ये पैराग्राफ साइंस के बारे में है, क्या ये पैराग्राफ स्पेस के बारे में है, क्या ये पैराग्राफ एग्रीकल्चर के बारे में है। ये थीम या ये मेन टॉपिक इसका मुझे पकड़ लेना है। स्टार्टिंग की 4 लाइनों में मुझे पता चल जाना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से देखो होता क्या है। मान लो मैंने पोइट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, मेरा कुछ तो व्यू पॉइंट होगा पोइट्री को लेके, या कुछ तो व्यू पॉइंट होगा साइंस या स्पेस को लेके, तो हमें अपना माइंड फिर उसी डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देना होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम इकट्ठी करने लग जाते हैं और उसको क्या करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं पैराग्राफ को पढ़ते टाइम। ये हम लोग क्या है बहुत ये हम लोग कर रहे हैं। यू नो, माइंड का जो हमारा एक पार्ट होता है वो खुद से ही इस चीज को सबकॉन्शियसली पढ़ने लगता है, यूज करने लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन, आप चाहे चाहे ना चाहे। इसीलिए आपको थीम पता करना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, आपके माइंड में वो सारी चीजें जो आपको पता है पोइट्री से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप इकट्ठा करने लगेंगे और पैराग्राफ को पढ़ते टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगेंगे। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होगी उतनी ईजी आपके लिए पैराग्राफ को पढ़ना हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, मतलब ये इट्स अंडरस्टूड, ये होता है ऐसा। ओके, तो आप इसका फायदा उठाइए। तो देखो, एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडीइंग पोएट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड एप्रिसिएशन फॉर सिंपल पीसेस एंड इंटरमिटेंट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स। ओके, तो जहां तक मुझे समझ आया, क्योंकि मैं भी हाई स्कूल में हूं, तो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल में जो पढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जब वो पोइट्री पढ़ते हैं तो ये उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। तो मुझे काफी हद तक समझ आ गई चीज कि ये पोइट्री की बात है, बच्चे पोइट्री को कैसे पढ़ते हैं उसकी बात है। बड़े लोगों की बात नहीं हो रही, बच्चों की बात हो रही है, राइट। तो बच्चे पोइट्री को कैसे पढ़ते हैं इससे रिलेटेड बात है, क्योंकि उनके लिए ये एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। मतलब कि बड़ा ही एडवेंचरस सा माहौल बन जाता है, राइट, कि समझ ही नहीं आ रहा इजी है टफ है क्या है, क्योंकि एक पोइट्री को पढ़ना इजी नहीं होता। मैंने अभी अभी एक शॉर्ट बनाया था रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से, अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि पोइट तो बस एक ही तरीके से उस पोम को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला जो बंदा है ना, जो रीडर है, वो अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको पढ़ने लगता है। जैसे मैंने अभी बोला, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो आप रीडिंग में इकट्ठा जो भी आपने की होगी, आप उसको इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे उससे रिलेटेड। तो ये वही वाली सेंस हो गई। ओके, तो एक जो पोएट है, जो रीडर है, जब पोम को पढ़ रहा होता है तो उसका जो माइंडसेट है ना, उस हिसाब से वो उस पोम को पढ़ता है, तो इसीलिए पोम डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे बताया है स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से जब वो पढ़ता है तो उसके लिए एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेस। तो बोल रहे हैं कि इस जर्नी में, पोइट्री पढ़ने की जर्नी में, या तो आप अप्रिशिएट करेंगे, प्रोफाउंड मतलब ग्रेट, है ना, ग्रेट तरीके से अप्रिशिएट करेंगे सिंपल पीसेस को, या फिर आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स वर्क से। तो पोइट्री 2 तरीके की हो सकती है, एक तो सिंपल जो हमें इजीली समझ आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स जो हमें फ्रस्ट्रेट कर दे। फ्रस्ट्रेट मतलब हम इरिटेट हो जाए बहुत ज्यादा। अब देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे जो मुझे नहीं पता उनके मीनिंग, लेकिन मैं उनमें फंसी नहीं, मैं तो आगे बढ़ती चलेगी जो जो मुझे समझ आ रहा है। ये तरीका होता है रीडिंग करने का। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पंक्चुएटेड का क्या मीनिंग था या इंटरमिटेंट का क्या मीनिंग था, ऑल्दो आई नो द मीनिंग। इंटरमिटेंट मतलब धीरे धीरे रुक रुक के,
आना, है ना। पंक्चुएटेड मतलब किसी काम को आप कर रहे हैं, बेसिकली पंक्चुएट कर रहे हैं। तो अब इनका कोई सेंस नहीं था यहाँ पे, इसीलिए मैंने इनको यूज नहीं किया, मैंने सीधे सीधे इसका आंसर निकाल दिया। ऐसे ही आपको करना है बच्चों, आपको पढ़ते टाइम ऐसे नहीं करना है कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं आएगा। मीनिंग नहीं आता छोड़ दो, एज्यूम कर लो, मीनिंग एज्यूम कर लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते आपको रियलाइज होगा हाँ हाँ, या तो मेरा जो एजम्पशन था वो सही था, या जो मेरा एजम्पशन था वो गलत था। दो चीजें आपको यहाँ आते आते पता चल जाएंगी। तो हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं होता, ओके। हो सकता है आपको किसी चीज का वर्ड का मीनिंग ना पता हो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। धीरे धीरे यहाँ आते आते आपको उन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। और अगर समझ नहीं आया मतलब जरूरत ही नहीं थी, अब जरूरत ही नहीं थी तो ठीक है, काम तो चल गया ना हमारा। तो एग्जाम टाइम पे यही जरूरी है, उससे पहले आगे पीछे ऑफकोर्स हर वर्ड आपको पता होना चाहिए। इन वर्ड्स की आपको वोकैब अपने डिक्शनरी में इसको ऐड करके रखो, माइंड की डिक्शनरी में ऐड करके रखो, बट एग्जाम वाले दिन हम इन पे फोकस नहीं करेंगे। चलो फिर क्या हुआ, लेट्स बी रियल हियर, सम poems are just plain confusing and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning. इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिसाइफर मतलब कि किसी चीज को डिकोड करना, मीनिंग को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बात तो देखो सच है, कुछ पोम ऐसी होती हैं जो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं कि उनको चाहे कितनी भी बार पढ़ लो, री रीडिंग कितनी भी बार पढ़ लो, उनको आप डिकोड ही नहीं कर सकते, मतलब उनका मीनिंग ही नहीं समझ सकते जो कि एक्चुअली बना है मीनिंग। इंटेंडेड मतलब जो पर्पस है उस पोम का, वो आपको कभी समझ नहीं आएगा, इतनी टफ होती है वो पोम, है ना। जैसे 10th क्लास में भी 2 दिन पोम है जो आपको अगर टीचर ने बताए तो आपको उसका मीनिंग ही नहीं समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहा था वो, या आपको कहीं पढ़ना ही पड़ेगा उसका मीनिंग। सो द पजलमेंट मतलब कंफ्यूजन, है ना, that result from such instances can be both vexing and demotivating. अब भले ही आपको vexing का मीनिंग ना पता हो, आपको demotivating का तो पता है, और जब end लिखा होता है ना तो समझ जाओ इसका और इसका मीनिंग काफी हद तक सेम है। ये देखो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, और लिखा होता तो इसका और इसका अलग अलग मीनिंग हो गया, ऑपोजिट, ये एंटोनिम्स हो गए। अब ये दोनों सिनोनिम है। तो वैक्सिंग का मतलब अगर ये फ्रस्ट्रेटिंग डिमोटिवेशन है, मतलब कोई डिमोटिवेट होता है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, कंफ्यूज होता है, तो ठीक है कंफ्यूज मान लो, मैंने एज्यूम किया क्या ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, मीनिंग्स को बना लेना होता है, एज्यूम कर लेना होता है, आगे चल के पता चल जाएगा सही है कि गलत है। चलो, सो द पजलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डिमोटिवेटिंग। तो जिस तरह से कंफ्यूजन हमें होती है ना, हम बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं फॉर्म पढ़ते टाइम। सिंपल है तो ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड, अब अगर पोम पढ़ने का मतलब यही है कि भाई एक तरीके से रिडल आपको दे दी, पहेली दे दी, सुलझाते रहो, क्या यही तरीका है पोम को पढ़ने का? देन प्लेइंग सुडोकू इज बेटर ओपिनियन। तो पोइट, ये जो राइटर है जिसने ये पैराग्राफ लिखा है, वो बोल रहा है कि अगर यही बात थी कि भैया आपने पोइट्री मुझे इसीलिए दी है कि मैं भाई इसको पहेली की तरह सुलझाता रहूं, तो एक काम करो ना, मुझे सुडोकू दे दो। सुडोकू को सॉल्व करना आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उसमें ज्यादा माइंड चलेगा, तो मुझे पोइट्री क्यों पढ़वा रहे हो? ये एक तरीके का सार्केस्टिक कमेंट मारा जा रहा है, कहते हैं ताने मारना। तो ये ताना है पोइट्री वाले पोइट्स के ऊपर कि यार जब हमें कंफ्यूज ही करना था तो हमें हमको सुडोकू दे दो, क्या हमको पोम दे रहे हो? पोम हम किस लिए पढ़ते हैं? पोम हम पढ़ते हैं सेटिस्फाई फील करने के लिए। हमें पता है कि पोम्स के थ्रू हम अपने इमोशंस को दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, ब्यूटी के बारे में पढ़ सकते हैं, लव के बारे में पढ़ सकते हैं, फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये पजलमेंट ही करनी है तो फिर क्या ही फायदा, इसे तो सुडोकू खेल लो। ये मेन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। One is led to ponder if obscurity was the goal. तो ponder मतलब थिंकिंग करना। लोग सोचते ही रह जाते हैं कि पोम का गोल क्या है, मेन मकसद क्या है। obscurity मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना, या एस्थेटिकली ब्यूटी को फाइंड आउट करना, एस्थेटिक ब्यूटी फाइंड आउट करना, नेचर के बारे में पढ़ना, लव के बारे में पढ़ना। क्या है पोइट्री का एक्चुअल मीनिंग? इमोशंस को एक्सप्रेस करना, या ऑब्सक्योर मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट करना। यहाँ पे आपका पैराग्राफ फिनिश हो जाता है। अब आपको समझ आ गया एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, पोइट्री की बुराई हो रही है या तारीफ हो रही है? बोल रहे हैं कि अगर सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है, मगर कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या तरीका हुआ? पोइट्री हम इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हमको पहेलियां सुलझानी है, ठीक। चलो, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीइंग पोएट्री। अब देखो, अगर आप पहले पैराग्राफ को पढ़ के सॉल्व करोगे तो इसका अलग मीनिंग निकलने वाला है, और अगर आप पूरी पैराग्राफ को पढ़ के सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको अलग ऑप्शन चूज करने को मिले। सो आई वुड सजेस्ट यू पूरे पैराग्राफ को पढ़ के पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके फिर ही आप इसका आंसर दें।
तो फाइंड पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस एंडीवर, ऐसा नहीं बोलता वो बोलता है कि कॉम्प्लेक्स है तो believes that the emotional roller coaster ride studying of poetry is is not worth the effort, मतलब कि worthless है। नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा। recognizing the challenges of studying poetry but also acknowledging the reward of it, yes, feels that poetry is too obscure and abstract for the average person to appreciate, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि एवरेज लोगों का काम है या मास लोगों का काम है। वो बोल रहे हैं that poetry, recognizing the challenges of studying poetry, पोइट्री के चैलेंजेस तो हमने समझ लिए, बट ऑल्सो एक्नॉलेज, हम मान भी रहे हैं दैट द पोइट्री जो रिवॉर्ड देती है वो बड़े अच्छे होते हैं। तो आपको आने वाले पैराग्राफ में पता चलेगा कि जब हम किसी पोइट्री को पढ़ लेते हैं, किसी पोम को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमें बड़ा सेटिस्फाइंग फील होता है, हमें लगता है वाह क्या मजा आ गया इस पोम को पढ़ के। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका पजलमेंट क्लियर कर लें। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सी होगा, वो तब होगा जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ के हिसाब से तो आप इनमें से कोई आंसर लिख देते हैं ना, पर आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। आगे बढ़े। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर, मैंने अभी आपको बताया कैसी है टोन उसकी, सार्केस्टिक, मतलब कि ताने मार रहा है, बोल रहा है। इज सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड, अगर भाई रिडल ही सॉल्व करानी थी तो मेरे को सुडोकू खिलवा लो ना। One is led to ponder if obscurity was the goal, confusion थोड़ी ना गोल होता है पोइट्री का। तो आपने यहाँ क्या किया, बता दिया कि टोन कैसी है, सार्केस्टिक। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, बोला गया है रैशनलाइज करिए योर रेस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो रैशनलाइज का मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली रीजन दीजिए या एक्सप्लेन करके बताइए, लॉजिक बताइए इसके पीछे का कि आप क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो एक्सप्लेन योर आंसर लिखते थे ना हम जैसे, तो ये वही हो गया। ऑल्दो इसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम कहते थे ना एक्सप्लेन करो अपने आंसर को, तो ये वही चीज हो गई। तो बस कितनी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी। हम लिख सकते हैं कि भाई द पोएट टोन इज सार्कास्टिक बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइकिंग द सिंपल वर्क्स ऑफ पोएट्री। पोएम के जो सिंपल वाले वर्क है उनको तो वो पसंद कर रहा है, बट ही इज कंडेमिंग द कॉम्प्लेक्स वर्क्स। Because when he is reading poetry, when he is reading any poem, he wants to know the real emotions of a person. He does not want to solve a puzzle. And if he want to solve a puzzle, he would better play a Sudoku. So from poetry, एक poetry से, एक poem से, his ask is to feeling satisfied or to feeling कंफर्टेबल। मुझे पोइट्री पढ़ते टाइम मुझे क्या चाहिए, मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए मैं पोइट्री पढ़ रही हूँ। मुझे पजलमेंट नहीं चाहिए, मुझे और ज्यादा दिमाग थोड़ी खराब करना है। तो आप अपने पॉइंट को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करिए, आप पोइट्री में क्या चाहते हैं। आप जो भी आंसर लिखेंगे वो सही होगा। ऐसा नहीं है कि जो सीबीएसई ने आंसर दिया है वो सही होगा या जो मैं दे रही हूँ वो सही होगा। आपकी टोन क्या लग रही है आपको, सार्कास्टिक क्यों लग रही है, वही आंसर जो आपको फील हो रहा है आप यहाँ लिखेंगे, और इसका आपको सीबीएसई नंबर देगा। ठीक है, ग्रामर सही लिखना, ऐसे आंसर्स को लिखते टाइम ध्यान रखना। Conversely, some pieces resonate with the reader's soul. अब यहाँ पे देखो पोइट्री की बुराई हो रही थी, अब तक पोइट्री की बुराई नहीं हो रही थी, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की हो रही थी। तो अब यहाँ पोइट बोल रहा है कि लेकिन कुछ पीस ऐसे होते हैं जो रेजोनेट करते हैं, मतलब कि रिलेट करते हैं, मतलब आपकी सोल से रिलेट करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके लिए पोम बनी थी, आप किसी को कुछ कहना चाहते थे, ये पोम के थ्रू आप कह सकते हैं। पोम इज जस्ट लाइक सॉन्ग। जिस तरह से कभी कोई सॉन्ग सुनते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता वाह यार ऐसा लग रहा है ये सॉन्ग भी मेरे लिए है, ये मैं किसी को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ, वो ऐसा लग रहा है मैं ही उस बंदे के लिए गा रही हूँ, राइट। तो रिलेट कर पाते हैं आप सॉन्ग से, उसी तरीके से पोएट्री का काम होता है। पोम में भी आप ऐसे ही फील करते हैं। सो सम पीसेस रेजोनेट विद द सोल, रीडर की सोल से एकदम रिलेट करते हैं कुछ पीसेस, कुछ पोम। स्टिरिंग फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, हैप्पीनेस एंड कनेक्शन टू द वर्ड, आपके अंदर की फीलिंग्स को ना झकझोर देते हैं। वार्मथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, कनेक्शन टू द वर्ड, ऐसा फील करने लगते हो आप कि ये बिल्कुल मेरे लिए बनी, अंदर से रोने जैसा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे गाने हम लोग सुनते हैं, तो ऐसे ही पोम के साथ होता है। ऑफन दीज कंपोजिशंस सेंटर ऑन थीम दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, ऐसे थीम सबको पता होते हैं, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर पोम होती है जो इजी होती है। कैसे कैसे टॉपिक हो गए, लव हो गया, नेचर हो गया, फेथ इन गॉड, कुछ भी है ना। So being able to actually understand what the poet is trying to say can feel like a little victory. और अगर आपको समझ आ जाए ना कि पोइट कहना क्या चाहता था, तो आपको कैसा रियलाइज होगा कि मेरी तो आज जीत होगी। लिटिल विक्ट्री, छोटी छोटी खुशियां। अच्छा पोइट ये बोलना चाहता था, हाँ मुझे भी समझ आ गया, है ना, इस तरीके से। क्योंकि पोम को समझना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये जो राइटर है बता रहा है कि पोम को जब आप समझ लेते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है अंदर से।
and is welcome relief after grappling with more perplexing poetry. और अगर आपने और ज्यादा परप्लेक्स पोइट्री पढ़ ली, परप्लेक्स हुई तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग पोइट्री समझ ली, तो आप और ज्यादा खुश हो जाते हो, बोलते हो वाह यार आज तो मजा ही आ गया, इस पोम का ये मीनिंग था, फाइनली मैंने फाइंड आउट कर लिया। और यही एक तरीके से आपका क्या हो गया, एक खजाना ढूंढने जैसी एक फीलिंग हो जाती है, मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है, यहाँ खोद रहे हैं वहां भी मिल रहा है वहां भी मिल रहा है, तो एक न्यू सिटी एक्सप्लोर करने जैसा, या कुछ खो गया था वो मिलने जैसा, इस तरीके की फीलिंग आपको रियलाइज होगी जब आप पोम को पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आपको राइटर बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बाद में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं। पहले वाले पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे, वो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, इसके बाद अब क्वेश्चंस आएंगे। ओके, Then there are poems that are emotionally charged. कुछ पोम बड़ी इमोशनली चार्ज होती है, जैसे मैंने बोला ना गाने को सुनते सुनते रोने लगते हो आप, तो ऐसे ही पोम को सुनते सुनते आप इमोशनली बहुत फील करने लगते हो। The ones that make the reader curl up in a ball. अब curl up in a ball is a phrase बच्चों, ये क्या है, एक फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या होता है, आप किसी कुशन पे किसी बॉल के ऊपर बैठे हैं कभी, जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम पे जाते हैं, आप कर्ल अप हो जाते हैं उस पे, मतलब कि उस पे पूरा गोल 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 घूम सकते हैं, या फिर आप ऐसे जब हो जाते हैं उसको कर्ल अप होना कहते हैं, मतलब कंफर्टेबल फील करना, लोगों से छुप छुपा के किसी ऐसी कोने में जाके अपना मी टाइम्स ढूंढना। मी टाइम क्या होता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी टेंशन में नहीं पड़ना, मेरे को अकेला छोड़ दो, तो ये होता है अपने आप को कर्ल अप इनटू द बॉल करना। ओके, सो बोल रहे हैं कि कुछ फॉर्म ऐसी होती है, जैसे आपने कभी ऐसा फील किया किसी गाने को सुनते टाइम, मेरे को प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मुझे ना उस कोने में बैठना है और उस कॉर्नर में बैठ के मुझे बस ये गाना सुनना है, हेडफोन लगाने, आवाज नहीं आनी चाहिए, और बस चाहे मैं रो चाहे हंसू चाहे मैं कोई भी मेमोरी याद करूँ अपनी, मुझे मजा करना है, मतलब मुझे इंजॉय करना है उस मोमेंट को। सेम फीलिंग यहाँ पोम के लिए बोल सकते हैं, तो आप कर्ल अप करने लगते हैं। कुछ पोम ऐसी होती है, ये बताना चाह रहे हैं, इतनी ज्यादा इमोशनली चार्ज होती है कि आप रीडर जो है वो कैसा हो जाता है, अपने आप को कंफर्टेबल बना लेता है, या तो रोता है या जंप करता है जॉय से। सेम गाने के साथ में जो सॉन्ग के साथ है वैसा वैसा आप लोग इसको रेजोनेट कर लीजिए। वन इज लेफ्ट इन ऑ ऑफ द पोइट्स अबिलिटी टू कन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स। जैसे आप पोम में नहीं बोलते हो भाई क्या गाना लिखा है, मतलब दिल से निकल रहा है ये गाना, ऐसा लग रहा है, ऐसे वर्ड्स है जैसे मेरे लिए लिखे हो, सेम पोम में होगा। तो पोम में भी क्या होगा, आप तारीफ करोगे इस पोइट की कि भाई क्या वर्ड्स है, मेरे इमोशंस को पूरा पूरा एक्सप्रेस कर दिया इन वर्ड्स ने। तो पोम एंड सॉन्ग सेम सेम। ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट। अच्छा, यहाँ तक तारीफ होगी, ये सारी तारीफ हो रही थी पोम की, ऐसी पोम जो इमोशनली चार्ज होती हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं और आप या तो रोते हैं या हंसते हैं। इसके आगे अब दूसरा पैराग्राफ से यहाँ से शुरू होता है, लेट्स नॉट फॉरगेट द डाउनराइट वियर्ड पोम। अब बोलते हैं जो वियर्ड पोम है उनकी भी बातें कर लेते हैं, ऐसी पोम जिनके ना सर है ना पैर है और हमें पागल बना रखा है। लो भैया सॉल्व करो इनको, कैसे सॉल्व करें, हमको ये करने बैठे थे हम तो ऐसा गाना। अब ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे ऐसा कोई सॉन्ग हो रैप टाइप से, जो आप उसको सोचते क्या था मुझे तो सुनाई नहीं दिया, रिपीट कर करके सुन रहे रिपीट कर करके सुन रहे, फिर भी मीनिंग नहीं समझ आ रहा। मान लो पंजाबी नहीं बोलते या आपको कोई अरबिक वर्ड्स उसमें डाल दिए, आपको पता ही नहीं उनकी मीनिंग क्या, फिर आप सर्च कर रहे हो, सर्च करके अच्छा ये मीनिंग था, फिर इतने में तो इंटरेस्ट ही गायब हो गया ना सॉन्ग को सुनने का। सेम केस यहाँ पोम के साथ होता है। So these are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interrupt meaning. आप खुद ही मीनिंग ढूंढने लग जाते हो, आप क्या करने लग जाते हो, खुद ही मीनिंग ढूंढने लग जाते हो यहाँ वहां से, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि किस कैटेगरी की पोम है, लव की पोम है या फ्रेंडशिप की पोम है या मोटिवेशनल पोम है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप खुद ढूंढोगे, फाइंड आउट करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ले ये तो इसमें पोम में ये बोल रहा था। तो ऐसे में आपका इंटरेस्ट तो कम हो गया ना, इसीलिए पोएट ने उनको बोला है वियर्ड पोम। लेकिन अब ये जो राइटर है वो कह रहा है ऑथर्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड अनकन्वेंशनल इमेजरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ बिविल्डरमेंट दैट इज ईदर इंट्रीगिंग मतलब इंटरेस्ट आना किसी चीज में, और ऑफ पुटिंग मतलब कि इंटरेस्ट ना आना। ओके, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि भाई देखो किसी भी पोइट ने मान लो बड़ी अच्छी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करी हो, बड़ा अच्छा सीन बनाया हो, इमेजरी यूज की गई हो, तो या तो आपको हो सकता है वो बहुत अच्छी लगे, आप बोलो वाह यार ये तो कमाल ही कर दिया, इतनी पोम पढ़ ली लेकिन ये बिल्कुल ही अलग थी। या हो सकता है आपको समझ ना आए तो आप बोले क्या बकवास लिखा है, बहुत ही बकवास पोम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डू और डाई की सिचुएशन होती है। Now, regardless, the reader can appreciate the uniqueness of the work. तो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको बेकार बोल दो या आप बोलो यार नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी सही, यूनिक तो है, भले ही मुझे समझ नहीं आई, भले ही मैं रेजोनेट नहीं कर सकता, लेकिन औरों की तरह नहीं है, इसकी जो पोम है वो बिल्कुल अलग है, इसका जो सॉन्ग है वो बिल्कुल अलग है।
है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो। तो आपने रियलाइज किया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था पोम के बारे में, क्या तारीफ हो रही थी या बुराई हो रही थी? दोनों चीजें, न्यूट्रल था माइंडसेट। क्यों? क्योंकि वो पहले बोलता है भले ही मुझे समझ नहीं आए लेकिन मैं यूनिकनेस की तो तारीफ कर सकता हूँ, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें यूज की है, या तो मुझे पसंद आएगी या हो सकता है मुझे पसंद ना आए। तो ना बुराई हो रही है ना तारीफ हो रही है, एक न्यूट्रल सेंस है। क्यों है आपको समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पे वो पोएट की तो तारीफ कर ही रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि यार क्या बात हुई, मैं तो फील ही नहीं कर पा रहा। पैराग्राफ, चलो क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। The author's use of vivid imagery in the paragraph, such as curl up in the ball and cry and jump up and down with joy, greatly affects the reader because. क्या रीडर को ऐसा फील करने में मजा आता है पोम पढ़ते टाइम? यस। ऐसा क्यों होता है उसके साथ में? बिकॉज ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोम दैट द पोइट इज ट्राइंग टू से, एंड ही फील्स गुड इन दिस। ही काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद द फीलिंग ऑफ द पोम। पोम में जो जो हो रहा है, जैसे सॉन्ग, जब जब मैं पोम बोल रही हूँ आप सॉन्ग रियलाइज करो, इमेजिन करोगे ना तो आपको सब समझ आएगा। मैं बोल रही हूँ पोम, आप समझो सॉन्ग। तो जब हम किसी पोम को पढ़ रहे होते हैं, हमको ऐसा रियलाइज होता है ना कि हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं, कोने में जाके इसको सुनना चाहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमें एग्जैक्टली समझ आ गया हो व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, एंड वी आर एबल टू रेजोनेट दोस फीलिंग्स विद आवर ओन फीलिंग्स। That is the situation when we want to curl up ourselves and jump and down and cry and this and that. So can you complete it? So affect that the reader, because the reader is able to understand the feelings of the poem and easily resonates with the feelings. Maybe he is remembering his old memories or whatever, right? तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें ABCD कुछ नहीं है, ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है, आपको खुद आंसर लिखना है। तो आपके पास यहाँ दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है क्वेश्चन को समझना, बोल क्या रहे हैं, दूसरा चैलेंज है इसका आंसर लिख के देना अपनी लैंग्वेज में। तो नंबर मिलना टफ हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। ओके, आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपको पूरा समझ आ गया, फिर भी आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे अगर आपके अंदर कंटेंट लिखने की पावर नहीं है तो, या फिर हिंदी में अपने मीनिंग को अच्छे से समझ लो, आप क्या बोलना चाहते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके यहाँ लिख दो। आपके पास यही सेफर ऑप्शन है आई थिंक फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम सेट ए एंड ई। आपने क्या बताना है? आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ एंटोनिम। यहाँ पे आपको एंटोनिम ढूंढने हैं, मतलब ऑपोजिट ढूंढने हैं, है ना, एक दूसरे के। तो सिनोनिम है तो नहीं, अपोजिट है तो यस। ओके, इंट्रिगिंग एंड ऑफ पुटिंग। अभी अभी ये दोनों ही वर्ड्स हमारे पैराग्राफ में आए थे, मैंने आपको सिखाया था। इंट्रिगिंग मतलब इंटरेस्ट लेना, ऑफ पुटिंग मतलब इंटरेस्ट ना लेना। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये हमारा पहला आंसर हमें मिल गया। कितने ढूंढने हैं हमें? 2 सेट्स। दूसरा डेसिफर एंड इंटरप्रेट। देखो डेसिफर करना मतलब इनको डिकोड करना, मतलब कि मीनिंग ढूंढना, एंड इंटरप्रेटिंग करना मतलब भी सेम ही हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया, मैं किसी बात को इंटरप्रेट करके दे रही हूँ, मतलब मैं उसका मीनिंग बता रही हूँ, तो दोनों का मीनिंग सेम हो गया, तो ये सिनोनिम में तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अरे यार दूसरा ले लेती हूँ। चलो, अप्रिशिएट एंड अपलॉड। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते तो अपलॉड करते तो मीनिंग सेम हो गया। सिंपल एंड चैलेंजिंग, यस दिस इज डिफरेंट। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल कोई चीज होगी तो वो चैलेंजिंग कहाँ से हुई? चैलेंजिंग है तो सिंपल कहाँ से? तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना। अच्छा, फिर इमोशन एंड फीलिंग एक ही तो बात है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या क्या है? एक है आपका ए, एक है आपका डी। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। We can say that the author's tone becomes more neutral and objective when discussing weird poems. मैंने आपको बताया था weird poems की बात जब हो रही थी, कौन सी वाली पोम? ऐसी पोम जो कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बात तो है, ये राइटर की तारीफ करनी पड़ेगी उसके यूनिक वर्क के लिए कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री। बिकॉज, तो वो न्यूट्रल क्यों है? इन्होंने ये पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्यों है? क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि ऑन वन हैंड, आप ऐसे लिखिएगा, वन हैंड ही इज एक्चुअली commenting on the complex work of the poem that he is not able to resonate with that. On the other hand, दूसरी तरफ देखो, पहली जगह वो क्या कर रहा है? कंडेम कर रहा है, मतलब बुराई कर रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है, वर्क है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ वो बोल रहा है कोई बात नहीं, पोएट की तो तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने लिखा कितना यूनिक है ना, भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्स वर्ड की वजह से उसकी बुराई करना,
और यहाँ पे हो गया यूनिक वर्क की वजह से उसकी तारीफ करना। तो यहाँ पे इसी वजह से वो न्यूट्रल है, मतलब ना तारीफ कर रहा ना बुराई कर रहा। ठीक, समझ आ गया? आई होप ये आपको चार्ट की थ्रू समझ आ गया होगा। पैराग्राफ 4, despite the wide range of emotions and reactions that come with studying poetry, it can be a rewarding pursuit. Wow, pursue मतलब किसी काम को करते रहना, है ना? बोल रहे हैं कि भले ही इमोशनल रिएक्शंस और ये वो सब है, ये रिवॉर्डिंग भी है, मतलब कि मजा आता है। कब आता है? नॉट ओनली डज रीडिंग पोइट्री अलाउ वन टू अप्रिशिएट द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द रिटन वर्ड्स, भाई क्या शब्द लिखे हैं, क्या फीलिंग आ रही है इसको पढ़ते टाइम, इस चीज को हम आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स कहते हैं ना, वर्ड्स में से मीनिंग निकलना, वर्ड्स की फीलिंग्स बाहर निकलना, तो हम उसको अप्रिशिएट तो करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे, वी अप्रिशिएट दैट थिंग, बट ऑल्सो enables वन टू डेवलप क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी इसके थ्रू बढ़ती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, एंड एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ते हैं। अब ये क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, सब पोएट्री का बहुत बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ आपको राइटर बोल रहा है कि पोम पढ़ोगे तो आप अप्रिशिएट करना भी सीख जाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, एनालिटिकल स्किल्स भी आपके बढ़ जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोम्स मीनिंग, और जो प्रोसेस है ना पोम को अनलॉक करना, अनलॉक मतलब अनवेल करना, मतलब मीनिंग्स को निकालना, कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड, मतलब एक कोड क्रैक कर लिया, वो मुझे पता चल गया सीक्रेट, मुझे इसका पासवर्ड पता चल गया, इस तरीके से सॉल्विंग अ पजल, बट द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मास्टरिंग अ चैलेंजिंग पीस कैन बी डीपली ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फैक्शन फील होता है। कैसे? वर्क को, कॉम्प्लेक्स को, कोई आपको चैलेंजिंग पीस दे रहा है, बोले इस पोम को सॉल्व करके बता, और आपने उस पोम का मीनिंग बता दिया, आपको कैसा फील होगा? ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फैक्शन। फाइनली इम्प्रेसिंग एन इंग्लिश टीचर विद अ वेल एनालाइज्ड पोम कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन, टीचर तारीफ करेगी, प्राइड फील करोगे आप, क्योंकि टीचर ने आपकी तारीफ की, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया पोम लिखी या उस पोम को एक्सप्लेन करके बता दिया। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको पोइट्री की तारीफ करी जा रही है, बोला जा रहा है भाई कुछ भी सही, पोइट्री को पढ़ते टाइम रिवॉर्डिंग तो फील होता ही है, बड़ा अच्छा सा तो फील होता ही है। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं? ओके, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ एग्जामिन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडीइंग पोइट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। वेरी गुड। तो देखो, जब हम किसी न्यू सिटी में जाते हैं तो हम वहां क्या चाहते हैं? न्यू चीज एक्सपीरियंस करना, तो वी लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट? सेम ऐसा ही होता है जब हम किसी पोम को पढ़ते हैं। सरप्राइज मिल सकते हैं हमें वहां पर या नहीं मिल सकते? सरप्राइज, यस, वी कैन फाइंड फ्यू सरप्राइजेस देयर। हमें पता भी नहीं होगा, ओ अच्छा इस सिटी में लेक थी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आई जस्ट टेल यू दिस, बड़ा अच्छा ही एग्जांपल मुझे भी याद आया। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हम उसके घर में विजिट करने गए थे, एंड ही टोल्ड मी कि गुड़गांव में एक लेक है, बड़ी ब्यूटीफुल सी लेक है, आपको देखनी है। आई वाज लाइक अच्छा गुड़गांव में भी लेक हो सकती है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। देन ही वाज लाइक नहीं बहुत सही है और एक्चुअल में है, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, यू शुड गो देयर एंड सी दैट। हम रात को गाड़ी लिए और चल दिए देखने के लिए। एक्चुअली देयर वाज द लेक, so it was a very surprising moment for me and we all were like oh सच में यहाँ पर तो लेक है, और वहां का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, तो we started you know making fun of the fact कि चलो यहाँ तो मोमोज लगा लेते हैं, भुट्टे लगा लेते हैं, you know, मतलब एक थोड़ा सा फन एरिया हो जाएगा, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है शायद। तो बेसिकली ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए अपनी ही सिटी में जिसमें मैं इतने सालों से रह रही हूँ। तो जब हम किसी न्यू सिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें सरप्राइजेस भी वहां मिलते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस भी वहां होते हैं, एंड वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू गेट एनीथिंग दैट वी आर गेटिंग एंड एक्सेप्ट इट। हमको उन चीजों को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, डिनाई तो नहीं कर सकते, राइट? जो भी कुछ मिला, जो भी सरप्राइज मिला, एक्सेप्ट इट, जो भी है उसको ओपननेस के हिसाब से आप खोल। तो एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी जस्ट लाइक रीडिंग अ पोम। जब आप किसी पोम को पढ़ रहे हैं तो ये एनालॉजी होगी, देखो इस पे एक एनालॉजी का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एनालॉजी में भी हम यही मतलब इसी तरीके से दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो आप किसी पोम को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? वहां पे सरप्राइजेस मिलेंगे, एकदम से न्यू फीलिंग्स निकल के आएंगी, है ना, न्यू आइडियाज समझ में आएंगे। तो यू शुड बी ओपन फॉर दैट। तो दोनों में कंपैरिजन में काफी हद तक बता चुकी हूँ, आप 40 वर्ड्स में उसको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हिना's एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस? देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही है बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे हिना के कोई एक्सपीरियंस में,
है ना. What is the message conveyed by Hina's experience in the following case? तो हिना का ये केस हुआ है, इसकी एनालॉजी बताओ. ए से मिल रही है, बी से मिल रही है, सी से मिल रही है, डी से मिल रही है, ये आपको बताना है. केस क्या था? Hina spends hour trying to analyze a poem for her assignment. Okay, and finally feels a sense of accomplishment. Accomplishment का मतलब होता है कुछ चीज हमने पा ली, कंप्लीट हो गया. And pride, उसको बड़ा खुशी हुई कि फाइनली उसके असाइनमेंट में जो पोम दी गई थी उसने उसको सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. Once she understands that, तो अब इस फीलिंग की रिलेटेड सेम फीलिंग आपको इनमें से एक बतानी है. Only those with natural talent for poetry should engage with it. ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि भी नेचुरल वाली पढ़ेंगे. Persistency makes studying poetry a rewarding pursuit. Yes. Study of poetry is guaranteed to impress others. ऐसा कुछ भी नहीं है. The effort of studying poetry is inversely proportional to rewarding gained. नहीं, इससे रिलेटेड कोई बात यहाँ की नहीं गई है, लेकिन आपको ध्यान होगा पैराग्राफ में लिखा था कि परसिस्टेंटली अगर आप अपनी पोम को पढ़ते जाएंगे तो उसको सॉल्व करना आपको आता जाएगा और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे. तो इस हिसाब से बी इज गोइंग टू बी इट्स आंसर. दैट परसिस्टेंस मेक्स स्टडिंग. परसिस्टेंसी अगर आप रखते हैं पढ़ने में तो स्टडिंग पोइट्री कैन बी अ रिवॉर्डिंग परस्यूट फॉर यू. राइट, सेम लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, काफी मैच करती हुई आपको दिख जाएगी. देखो जरा, इट कैन बी अ रिवॉर्डिंग परस्यूट when you are actually reading a poetry for a long time. Next question. 5 पैराग्राफ और इसमें लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा. वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर तो हर कोई बच्चा दे देगा, ना भी पढ़ा होगा पूरा पैराग्राफ फिर भी दे दोगे. चलो, ओवरऑल स्टडिंग पोएट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट्स. ऑफ कोर्स कुछ बुरी होंगी, कुछ अच्छी होंगी. You never know what you are going to get, but whether it's complex or emotional or simple or just downright weird, there's always something to be gained from the experience. भाई सीखने को तो मिलता है, सच बात है. आपने लिटरेचर में जितनी भी पोम पढ़ी हो, जितनी भी स्टोरी पढ़ी हो, पोम क्यों, हम तो स्टोरी की भी बात कर रहे हैं, आपने हर पोम से कुछ ना कुछ तो सीखा, कुछ तो सीखा. एक तो लेसन मिला, मॉरल लेसन, ये लेसन, वो लेसन, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो लेट्स अपलॉड पोम एंड द पोइट्स आउट देयर. जितने भी पोइट्स हैं जो पोम लिखते हैं उनके लिए तालियां, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर मेकिंग अस लाफ एंड मेकिंग अस क्राई, स्क्रैच आवर हेड्स. ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा. एंड ओकेजनली फील लाइक अ जीनियस. वो क्या पोम थी, राइट. तो ऐसी सारी फीलिंग्स किसकी वजह से आई? उन पोइट्स की वजह से जो पोम लिख रहे हैं. तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे ना तो पूरी पोम को इन्होंने क्या किया है, ना बुराई की है ना तारीफ की है. आपको बताया है कि यार सिंपल पोम रखो, हम समझे और खुश हो और पढ़े, और कॉम्प्लेक्स है तो फिर भी राइटर की तारीफ करो, पोएट की तारीफ करो, भाई कुछ तो यूनिकनेस लेके आया. राइट, तो इस तरीके से पैराग्राफ फिनिश हो जाता है. जैसे मैंने आपको बोला जो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आप कोई भी है सॉल्व कर लोगे. एक पोम आपके सामने आएगी और आपको बताना है कि ये पोम टफ है, इजी है या कॉम्प्लेक्स. The sun rises in the east, a new day begins, a fresh starts. Bird chirp, nature wakes up, a peaceful feeling in my heart. बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम है ये, और बहुत ही इजी पोम मैं इसको बोलूंगी. तो मेरे हिसाब से ये जो पोम है ये सिंपल है, क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है सन ईस्ट में उगता है, नया दिन शुरू हो जाता है, फ्रेश स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग में बर्ड्स चर्प करती हैं, नेचर भी उड़ जाता है, मतलब सारे फूल पत्तियां सब खिलने लगते हैं. पीसफुल फीलिंग हमें मॉर्निंग में अगर हम बाहर जाएं तो फील होती है. इजी थी, मुझे तो समझ आ गई. अब इसके डुअल मीनिंग्स होंगे या जो भी होंगे वो इज देयर प्रॉब्लम, बट मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल पोम है क्योंकि मैंने इसको डिकोड कर दिया इजीली. कॉम्प्लेक्स होती तो शायद टफ लगती. राइट, सो देखो इस तरीके से आज का जो हमने वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. मुझे जो समझ आया वो ये आया कि ये जो पैराग्राफ था ये बहुत इजी था, इसका मीनिंग भी बहुत इजी था, लेकिन इससे रिलेटेड जो 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो आपको खुद से बनाने थे वो एक डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए हो जाने वाला है. क्योंकि एक तो आंसर लिखते टाइम आप ग्रामर मिस्टेक्स बहुत सारी करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर. ऊपर से सेंटेंस स्ट्रक्चर करना इज ऑल्सो टफ. तीसरा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो टफ. जैसे इन्होंने बोला ना, एक्सप्लेन करो, रेजोनेट करो, रैशनलाइज एक्सप्लेन करके. तो बेसिकली तो ऐसे आंसर्स में आपको एबीसीडी में टिक लगाने को नहीं मिलेगा, आपको खुद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो सब्जेक्टिव हो गया ये आपका पेपर. तो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे बच्चों जहां आपको खुद लिखना पड़ेगा. तो अब तो आपके लिए और ज्यादा जरूरी है कि आप कंटेंट लिखना सीखें, कंटेंट लिखा करिए, कुछ ना कुछ लिखा करिए. कम से कम अपने क्वेश्चंस के आंसर थी चैप्टर्स के खुद लिखा करिए. जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन के सारे आंसर लिखते लिखते सीख जाओगे लिखना. So don't look for notes anywhere, don't look for written answers on any website, try to write it on your own. और अगर आपको फिर भी लिखना नहीं आता है, come to my live classes,
4 बजे मेरी रोज क्लास होती है, मंडे फ्राइडे वेंसडे, और जहां मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको लिखना सिखाती हूँ। ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी, तो ग्रामर क्लासेस अटेंड करना। लिटरेचर में क्वेश्चंस के आंसर लिखना सिखाऊंगी लाइव, उससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तो पूरी तैयारी है आपको प्रो बनाने की इंग्लिश में। आप तैयार हैं कि नहीं वो आप डिसाइड करो। मिलेंगे लाइव क्लास में 4 बजे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।